नमस्कार। आज की इस वीडियो में हेमलेट के एक्ट थर्ड का फर्स्ट सीन देखते हैं। अ रूम इन द कैसल, किले में एक कमरे का दृश्य है। एंटर किंग, क्वीन, पोलोनियस, ओफिलिया, रोजेनक्रेड्स एंड गिल्डनस्टर्न। तो ये सभी लोग प्रवेश करते हैं। किंग: एंड कैन यू बाय नो ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो क्या तुम, है ना, एंड कैन यू और क्या तुम, बाय नो ड्रिफ्ट यानी किसी भी तरीके से, ऑफ कॉन्फ्रेंस माने बातचीत के, तो बातचीत के किसी भी तरीके से, गेट फ्रॉम हिम उससे नहीं निकलवा पाए, उगलवा पाए। वाई क्यों, ही पुट्स ऑन वो धारण किए हुए है, दिस कन्फ्यूज़न ये कन्फ्यूज़न यानी ये जो उसका रूप है कन्फ्यूज़न का। तो हेमलेट के बारे में कह रहा है राजा, और ये सवाल रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न से पूछ रहा है, क्योंकि इन दोनों को ही किंग ने भेजा था कि भाई पता लगाओ क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है हेमलेट। तो अब ये कुछ पता नहीं लगा पाए, तो राजा कह रहा है कि यार तुम किसी भी तरीके से पता नहीं लगा पाए कि वो इस तरीके से कन्फ्यूज़न वाला यानी लोगों को परेशान करने वाला व्यवहार क्यों कर रहा है। ऑरेटिंग सो हार्शली, ऑरेटिंग माने बोल रहा है, सो हार्शली इतने कठोर तरीके से, ऑल हिज डेज अपने सारे दिनों के दौरान, ऑफ क्वाइट शांति के यानी जो दिन उसे शांति से बिताने चाहिए उनमें वो इतनी कठोर बातें बोल रहा है। विद टर्बुलेंट एंड डेंजरस ल्यूनेसी, टर्बुलेंट माने बेचैनी से भरी हुई, एंड डेंजरस माने खतरनाक, ल्यूनेसी माने पागलपन। तो वो बेचैनी से भरी हुई और ख़तरनाक पागलपन के साथ इतनी कठोर बातें कहता हुआ घूम रहा है अपने शांति के दिनों में। उसका कारण क्या है, क्या तुम किसी भी तरीके से नहीं उगलवा पाए। रोजेनक्रेंट्ज़: ही डज कन्फेस, कन्फेस माने स्वीकार करना, वो ये तो स्वीकार करता है। ही फील्स हिमसेल्फ कि वो अपने आप को महसूस कर रहा है डिस्ट्रैक्टेड माने टॉर्मेंटेड या परेशान। बट लेकिन फ्रॉम वॉट कॉज, किस कारण से, किस वजह से। अ विल बाय नो मीन्स स्पीक, वो किसी भी तरीके से नहीं बोलता कि क्यों परेशान है। ये तो मानता है कि वो परेशान है, लेकिन क्यों परेशान है ये वो किसी भी तरीके से बताकर नहीं देता। गिल्डनस्टर्न: नॉर डू वी फाइंड हिम, और ना ही हम उसको पाते हैं, फॉरवर्ड माने इच्छुक, टू बी साउंडेड बोलने का। बट लेकिन वो विद अ क्राफ्टी मैडनेस, एक क्राफ्टी माने चालाकी से भरी हुई, मैडनेस पागलपन के साथ, कीप्स एलूफ, एलूफ माने अलग रखना, वो अपने आप को अलग रखता है। व्हेन वी वुड ब्रिंग हिम, जब हम उसको लाते हैं, ऑन टू सम कन्फेशन किसी स्वीकारोक्ति की ओर, कन्फेस माने एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, किसी स्वीकारोक्ति की ओर, ऑफ हिज ट्रू स्टेट उसकी वास्तविक स्थिति के। तो हम जब उससे उगलवाना चाहते हैं, कन्फेस करवाना चाहते हैं कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, तो वो एक चालाकी से भरे हुए पागलपन में अपने आप को लपेट लेता है और अपने आप को एलूफ माने अलग कर लेता है। क्वीन: डिड ही रिसीव यू वेल, क्या उसने तुम लोगों का अच्छे से स्वागत किया था। रोजेनक्रेंट्ज़: मोस्ट लाइकली लाइक अ जेंटलमैन, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह उसने हमारा स्वागत किया था। गिल्डनस्टर्न: बट विद मच फोर्सिंग ऑफ हिज डिस्पोजिशन, लेकिन विद मच फोर्सिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा बनावट के साथ, ऑफ हिज डिस्पोजिशन अपने व्यवहार के, यानी उसने हमें अच्छे से रिसीव तो किया, हमारा अच्छा स्वागत तो किया, लेकिन उसमें बनावट बहुत थी। रोजेनक्रेंट्ज़: निगार्ड ऑफ क्वेश्चन बट ऑफ आर डिमांड्स मोस्ट फ्री इन हिज रिप्लाई। निगार्ड माने होता है कंजूस, तो निगार्ड ऑफ क्वेश्चन यानी वो कम सवाल कर रहा था, बट लेकिन ऑफ आर डिमांड्स यानी हमारे सवालों की जो मांग हमने की या जो भी सवाल हमने पूछे, मोस्ट फ्री इन हिज रिप्लाई, तो बड़े आज़ाद तरीके से उसने जवाबात दिए हम हमारे सवालात के, लेकिन खुद कोई सवालात उसने नहीं पूछे। उसमें वो निगार्ड का मतलब कंजूस था, यानी कि बहुत कम सवाल उसने पूछे। क्वीन: डिड यू असे हिम टू एनी पास टाइम, डिड यू असे, असे मतलब होता है कोशिश करना, तो क्या तुम लोगों ने कोशिश की, हिम उसको ले जाने की, टू एनी पास टाइम किसी मनोरंजन की ओर, यानी तुम लोगों ने ऐसी कोई कोशिश की कि वो मनोरंजन कर ले थोड़ा। रोजेनक्रेंट्ज़: मैडम इट सो फेल, ऐसा हुआ कि आउट दैट सर्टेन प्लेयर्स, कि कुछ प्लेयर्स माने एक्टर्स
यानी कि अभिनेता, नाटक करने वाले, नाटककार लोग, नाटककार तो नाटक लिखने वाले होते हैं, लेकिन प्लेयर्स तो मतलब एक्टर्स। वी ओवरऑट ऑन द डे, यानी वी ओवरऑट मतलब हम मिले, ऑन द वे रास्ते में, ऑफ दीज इनके बारे में, वी टोल्ड हिम हमने उसको बताया, एंड देयर और उसी वक्त, डिड सीम इन हिम यानी उसके अंदर दिखाई दिया, अ काइंड ऑफ जॉय एक प्रकार का आनंद, टू हियर ऑफ इट यानी इसके बारे में सुनकर, उन एक्टर्स के बारे में सुनकर वो कुछ खुश दिखाई दिया। दे आर अबाउट द कोर्ट, वो लोग, दे माने वो प्लेयर्स लोग, एक्टर्स लोग, आर हैं अबाउट द कोर्ट यानी दरबार के पास ही, एंड और एज आई थिंक जैसा मुझे लगता है, दे हैव ऑलरेडी ऑर्डर उनको पहले ही ऑर्डर मिल चुका है, आज्ञा मिल चुकी है, हुक्म मिल चुका है, दिस नाइट आज रात को, टू प्ले यानी नाटक करने का, बिफोर हिम उसके सामने यानी कि हेमलेट के सामने। पोलोनियस, टिज मोस्ट ट्रू, हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, एंड ही बिसीज्ड मी और उसने मुझसे इल्तिजा की है, प्रार्थना की है, टू एंट्रीट योर मैजेस्टीज़ कि मैं आपको महाराज, योर मैजेस्टीज़ का मतलब राजा और रानी को मैं ये रिक्वेस्ट करूं, टू हियर एंड सी द मैटर कि वो भी आकर सुने और देखें इस मामले को, मतलब कि वो जो नाटक होने वाला है उस नाटक को राजा और रानी आकर देखें। किंग, विद ऑल माई हार्ट, हाँ पूरे दिल से मुझे ये बात स्वीकार है और मैं जाऊँगा, एंड इट डथ मच कंटेंट मी और ये बात मुझे बड़ा संतुष्ट करती है, टू हियर हिम जब मैं सुन रहा हूँ उसके बारे में, सो इंक्लाइंड कि ऐसा उसका इरादा है। गुड जेंटलमैन, अच्छे महानुभावों, गिव हिम अ फर्दर एज, गिव हिम माने उसको दो, ए फर्दर और आगे, एज किनारा होता है, शार्पनेस होती है, यानी वो जो मनोरंजन चाहता है जिस प्रकार का, उस प्रकार का और मनोरंजन उसको दो, यानी और उसको एनकरेज करो इसी तरीके से खुश रहने के लिए। एंड ड्राइव हिज पर्पज़, और ड्राइव माने आगे बढ़ाओ, हिज पर्पज़ उसके उद्देश्यों को, ऑन टू दीज डिलाइट्स इन खुशियों की ओर, यानी उसके मन को, उसके दिल को इन खुशियों की ओर ले जाओ जिससे वो अपना दुख कम करे और खुश रहना शुरू करे। रोजनकैंड्स, वी शैल माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी हम ऐसा ही करेंगे। एक्सिएंट, रोजनकैंड्स एंड गिल्डनस्टर्न, वो दोनों लोग चले जाते हैं। किंग, स्वीट गर्ट्रूड, प्यारी गर्ट्रूड, लीव अस टू, यानी अब तुम भी निकलो, मतलब प्रस्थान हम तुम भी हम मतलब चली जाओ अब, फॉर क्योंकि वी हैव क्लोजली सेंट फॉर हेमलेट हिदर, वी हैव क्लोजली माने क्लोजली का मतलब यहाँ है सीक्रेटली, चुपचाप से, हमने चुपचाप से सेंट फॉर माने बुलावा भेजा है, हेमलेट को, हिदर माने इधर आने के लिए, दैट ही ताकि वो, एज इट वर जैसा कि हमने सोचा है, बाय एक्सीडेंट अचानक से, इत्तेफाक से, मे हियर एफ्रंट, एफ्रंट माने सामने आना, ओफिलिया के सामने अचानक से आए, इत्तेफाकन आए, हर फादर एंड माई सेल्फ उसके पिता यानी कि पोलोनियस और माई सेल्फ मैं खुद, लॉफुल एस्पियल्स, लॉफुल माने कानूनी, एस्पियल्स मतलब हम लोग जासूस हैं, हमें जासूसी करने का हक है क्योंकि मैं राजा हूँ और उसके अब हेमलेट का अब पिता भी हूँ, और पोलोनियस उधर ओफिलिया के पिता हैं, तो हम लोगों के पास हक है, वैधान मतलब कानूनन हक है इनकी जासूसी करने का। तो लॉफुल एस्पियल्स विल सो बेस्टो यानी इस तरीके से छिपा लेंगे आरसेल्व्स अपने आप को, दैट के सीइंग हम देखते हुए भी अनसीन अनदेखे रहें, यानी हम तो देख पाएँ ओफिलिया को और हेमलेट को कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमको वो ना देख पाएँ। वी मे ऑफ देयर एनकाउंटर फ्रेंकली जज, ताकि हम लोग ऑफ देयर एनकाउंटर माने उनकी बातचीत को फ्रेंकली मीन्स साफ तरीके से जज कर सकें, मूल्यांकन कर सकें, इवेल्यूएट कर सकें आखिर इन लोगों के बीच चल क्या रहा है। एंड गैदर बाय देम, और गैदर माने समझ सकें, बाय हिम उसके द्वारा, एज ही इज़ बिहेव्ड कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इफ़ इट बी द एफ्लिक्शन, और अगर ये एफ्लिक्शन माने होता है दुख या दर्द या परेशानी, अगर ये परेशानी है ऑफ हिज लव उसके प्यार की, और नो या फिर ऐसा नहीं है, दैट दस ही सफ़र्स फॉर, दैट के दस इस प्रकार, ही सफ़र्स फॉर वो कष्ट उठा रहा है, तो क्या वो मोहब्बत की वजह से ये कष्ट उठा रहा है, परेशान है, या कोई और वजह है। क्वीन, आई शैल ओबे यू, ठीक है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी, और
क्वीन चली जाती है। अब यहाँ एग्जिट तो खैर लिखा नहीं है। एंड फॉर योर पार्ट ओफिलिया, और जहाँ तक तुम्हारी बात है ओफिलिया, जहाँ तक तुम्हारी भूमिका है ओफिलिया, आई डू विश, मैं इच्छा करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, दैट योर गुड ब्यूटीज़, कि ये जो तुम्हारी अच्छी खासी खूबसूरती है, बी द हैप्पी कॉज, यही खुशी का कारण हो, यानी यही भला, यहाँ हैप्पी का मतलब उसके लिए हैप्पी है, लेकिन वो तो दुखी है ना हेमलेट, तो वो चाहती है कि यही सबसे अच्छी वजह है जो कि हो उसके दुख का, ऑफ हेमलेट्स वाइल्डनेस, हेमलेट के पागलपन का कारण तुम्हारी खूबसूरती हो। सो शैल आई होप, ऐसी मैं उम्मीद करूँगी, योर वर्च्यूज़, यानी तुम्हारे जो सद्गुण हैं, तुम्हारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, विल ब्रिंग हिम, उसको ले आएंगे ऑन हिज वांटेड वे, वांटेड वे माने नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे, यानी कि जो उसका नेचुरल बिहेवियर था, जो उसका रियल बिहेवियर था, उस पर वापस ले आएंगे उसको अगेन, फिर से। टू बोथ योर ऑनर्स, और तुम दोनों का इस तरीके से सम्मान बढ़ेगा। ओफिलिया, मैडम आई विश इट वे, मैम मैं भी चाहती हूँ कि ये ऐसा ही हो। अब एग्जिट क्वीन, अब इसके बाद क्वीन निकल जाती है। पोलोनियस, ओफिलिया सुनो, वॉक यू हियर, तुम यहाँ घूमती रहो, ग्रेशियस सो प्लीज़ यू, ग्रेशियस ये राजा के लिए बोला है, राजा साहब, सो प्लीज़ यू, अगर आप खुश हों, वी विल वेस्टो आर सेल्व्स, हम लोग चलिए अपने आप को छिपा लेते हैं। टू ओफिलिया, ओफिलिया से फिर कहता है पोलोनियस, रीड ऑन दिस बुक, तुम यहाँ घूमती रहो और इस किताब को पढ़ती रहो। दैट शो ऑफ सच एन एक्सरसाइज, दैट शो माने दिखावा, ऑफ सच एन एक्सरसाइज ऐसे एक काम का, यानी किताब पढ़ने का, मे कलर माने छिपा ले, योर लोनलीनेस, तुम्हारे एकाकीपन को, यानी हेमलेट को शक ना हो कि तुम अकेले यहाँ कैसे घूम रही हो। वी आर ऑफ टू ब्लेम, हम अक्सर ब्लेम के लायक होते हैं, दोषी होते हैं, इन दिस, इस मामले में, यानी अक्सर इस मामले में हम दोषी हैं। पोलोनियस मान रहा है अपनी गलती। टिज टू मच प्रूव्ड, ये बहुत बार साबित हो गया है, दैट विद डिवोशंस विसेज, कि डिवोशन माने समर्पण होता है, विशेष माने चेहरा होता है, कि समर्पण के चेहरे से, यानी पवित्र चेहरे से, एंड पायस एक्शन, और पवित्र कार्यों से, वी डू शुगर ओवर, हम शुगर ओवर मैंने एक परत चढ़ा देते हैं, एक मीठी परत चढ़ा देते हैं, कड़वी दवाइयाँ होती हैं ना, उन पर एक शुगर कोट होता है, तो हम एक शुगर कोट चढ़ा देते हैं, मीन्स हम ढक देते हैं द डेविल हिमसेल्फ, खुद शैतान को भी, यानी हमारे अंदर का जो शैतान होता है, हमारे अंदर का जो बुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनको हम अच्छे व्यवहार से, मीठे शब्दों से और अच्छे चेहरे से ढक देते हैं। तो ऐसे ही तुमको अपना जो इरादा है वो यहाँ पर ढक कर रखना है, यहाँ पे तुम टहलते रहना है और ये किताब पढ़ते रहना है। और ये मार्क कर लीजिएगा, ये अच्छी अच्छी बातें पोलोनियस के मुंह से अक्सर निकल जाती हैं, है ना, इट इज़ टू मच प्रूव्ड से लेकर द डेविल हिमसेल्फ, कितनी सही बात है ना। अक्सर हम लोग अपने बुराइयों को, अपनी कमियों को इसी तरीके से ढांक लेते हैं, अच्छाइयों को तो हम शो ऑफ करते हैं, लेकिन बुराइयों को हम छिपा जाते हैं। किंग एसाइड, राजा अपने आप से बात कर रहा है, ये एक सोलेलोकी है, और यहाँ इस सोलेलोकी में पहली बार आपको देखेगा कि राजा को भी अपने किए पे थोड़ा सा पछतावा है, उसको लग रहा है कि उसके हाथ से बहुत बड़ा पाप हो गया है, अपने भाई को मार डाला, अपनी भाभी से शादी कर ली, तो ये बहुत बड़ा पाप उसके हाथ से हो गया है। अब उसको लग रहा है, देखिए, ओह टिस टू ट्रू, अरे ये कितना सच है। अभी पोलोनियस ने बोला ना कि हम अपनी बुराइयों को अच्छाई का दिखावा करके छिपा जाते हैं, तो यही राजा कह रहा है कि अरे देखो ये कितना सच्चाई, अपने मन में कह रहा है, यानी ये बात पोलोनियस को या ओफिलिया को सुनाई नहीं दे रही है स्टेज पर, कितना सच है ये बात। हाउ स्मार्ट अ लैश दैट स्पीच डथ गिव माई कॉन्शियंस, लैश मतलब कि कोड़ा होता है, वार होता है, चांटा कह सकते हैं, तो ये कितना तगड़ा वार, कितना तगड़ा आघात, दैट स्पीच, ये जो कथन है अभी जो पोलोनियस ने बोला है, डथ गिव देती है, माई कॉन्शियंस मेरी अंतरात्मा को, मेरा जो ज़मीर है, मेरा जो ज़मीर है, जो मेरी अंतरात्मा है, उस पर कितना बड़ा चोट मारी है इस कथन ने। द हार्लट्स चीक, हार्लट जो स्त्रियां अपना बदन बेचती हैं उनके लिए आता है ये शब्द। तो द हार्लट्स चीक यानी एक शरीर बेचने वाली महिला के गाल, ब्यूटीड विद प्लास्टरिंग आर्ट, ब्यूटीड जो खूबसूरत बनाए जाते हैं, विद प्लास्टरिंग आर्ट
वो ये मेकअप की कला होती है, यानी क्रीम पाउडर पोत कर वो अपने आप को खूबसूरत बना लेती हैं, इज़ नॉट मोर अगली, वो ज़्यादा बदसूरत नहीं होते, टू द थिंग, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ से, दैट हेल्प्स इट, जो इसमें मदद करती है। यानी उनका जो पेशा है और उनकी जो खूबसूरती है वो एक दूसरे की मदद करती हैं। तो उनकी जो खूबसूरती है वास्तव में तो बदसूरती है ना, तो जितनी उनकी वो खूबसूरती बदसूरत है उससे कहीं ज़्यादा, देन इज़ माई डीड टू माई मोस्ट पेंटेड वर्ड, यानी उतना ही या उससे ज़्यादा, माई डीड मेरा काम, टू माई मोस्ट पेंटेड वर्ड, जो मेरे सबसे ज़्यादा पेंटेड माने बनावटी, आर्टिफिशियल, दिखावे वाले, वर्ड माने शब्द हैं। तो मेरे जो शब्द हैं, यानी वो दिखावा ही तो कर रहा है, हेमलेट से प्यार जता रहा है, गर्टरूड से प्यार जता रहा है, अपने भाई के मरने पर शोक प्रकट कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, तो ये सब दिखावा ही तो है, खुद ही मारा है उसने अपने भाई को। तो ये जो मेरे पेंटेड वर्ड हैं, यानी मेरे जो आर्टिफिशियल शब्द हैं, वो वैसे ही आर्टिफिशियल हैं जैसे कि एक शरीर बेचने वाली स्त्री के गाल होते हैं, उसकी खूबसूरती होती है, दिखावे की खूबसूरती होती है, लेकिन वास्तव में तो जो उसका पेशा है वो तो बदसूरत है। ओ हैवी बर्डन, अरे कितना भारी बोझ है मेरी आत्मा के ऊपर। पोलोनियस, आई हियर हिम कमिंग, मुझे उसके आने की आहट आ रही है। लेट्स विदड्रॉ, चलिए हम छुप जाते हैं। माय लॉर्ड, मेरे स्वामी। एक्सिएंट किंग एंड पोलोनियस, राजा और पोलोनियस निकल जाते हैं यानी छुप जाते हैं। एंटर हेमलेट, अब हेमलेट प्रवेश करता है और आगे ये जो स्पीच है ये कहिए तो इस ड्रामा की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीच है। अक्सर एक्सप्लेनेशन इसी स्पीच में से आता है। इससे पहले एक स्पीच और मैंने आपको बताई थी, फ्रेयल्टी दाई नेम इज़ वुमन, वो भी अक्सर आता है एक्सप्लेनेशन के लिए। और पोलोनियस के जो स्पीचेस हैं वो अक्सर एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं, तो आप मार्क कर लीजिएगा इन स्पीचेस को। और ख़ासकर ये जो स्पीच है इसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। जिया जाए कि ना जिया जाए, यही सवाल है। ये एक द्वंद्व है जो कि आत्मा में चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है, ये ऐसे जो पल हैं हर व्यक्ति की लाइफ में आते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आई हो। हर व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी ऐसा लगा है कि आज अपनी ज़िंदगी हम ख़त्म कर दें, हमारी लाइफ मीनिंगलेस हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं बचा जीने के लायक। तो उस वक्त जो सुसाइड के ख़्याल आते हैं, जो आत्महत्या के ख़्याल आते हैं, ख़ुदकुशी के जो ख़्याल आते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हेमलेट के इस स्पीच में। और इसीलिए ये जो स्पीच है एक यूनिवर्सल स्पीच है। कई बार हर व्यक्ति के लाइफ में ये सवाल आता है। तो ये मोस्ट कोटेड स्पीच भी है हेमलेट का कि जिया जाए या ना जिया जाए, यही सवाल है हमारे सामने। वेदर के क्या, टिज़ ये है, नोबलर ज़्यादा अच्छा, इन द माइंड दिमाग में, टू सफ़र कष्ट उठाना, कि दिमाग में कष्ट उठाना ज़्यादा अच्छा है। द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, और किस चीज़ से कष्ट उठाना? द स्लिंग्स होती हैं गोफन, जिसमें रख के पत्थर फेंके जाते हैं ना, फसल को रखाते हैं तो वहाँ जैसे पक्षी आ रहे होते हैं फसल में तो दूर से पत्थर फेंक देते हैं गोफन में रख के, उसको बोलते हैं स्लिंग्स। एंड एरोज तो तीर होते ही हैं। ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, आउटरेजियस माने मॉन्स्ट्रस, मीन्स क्रूअल आप कह सकते हैं, निर्दयी, निर्दयी भाग्य के हाथों ये तीर तलवार और ये पत्थर खाना ज़्यादा अच्छा है। और या फिर टू टेक आर्म्स माने हथियार उठा लेना, अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स, अगेंस्ट माने खिलाफ, अ सी ऑफ ट्रबल्स परेशानियों के समंदर के। तो जो भाग्य ने परेशानियां हमारे रास्ते में खड़ी कर रखी हैं, हमारे जीवन में खड़ी कर रखी हैं, उनके खिलाफ हथियार उठा लेना ज़्यादा अच्छा है। एंड बाय अपोजिंग, और विरोध करके, एंड देम उनको समाप्त कर देना। तो हमारे लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको सह लेना, टॉलरेट कर लेना, बर्दाश्त कर लेना ज़्यादा अच्छा है, या फिर भाग्य का विरोध करना और उन सारी परेशानियों को एक झटके में समाप्त कर देना ज़्यादा अच्छा है। टू डाई मर जाना, टू स्लीप नो मोर, यानी टू स्लीप सो जाना, नो मोर अब और ना रहना,
है ना, इस दुनिया में हम कहते हैं ना ही इज़ नो मोर, यानी वो दुनिया से चले गए। तो मर जाना, सो जाना, अब और जिंदा ना रहना, एंड बाय अ स्लीप, और एक नींद के द्वारा, टू से कहना, वी एंड हमने ख़त्म कर दिया, द हार्ट एक अपने दिल का दर्द, एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स और वो हज़ारों प्राकृतिक झटके, दैट फ्लैश जो कि ये शरीर, इज़ हेयर टू, हेयर होता है उत्तराधिकारी, जिसका उत्तराधिकारी हमारा ये शरीर होता है। तो हम इस शरीर में आते हैं तभी से तो हमारे कष्ट शुरू होते हैं, आत्मा को तो कभी कोई कष्ट हो नहीं सकता। और सुसाइड करके क्या है, आत्मा को लोग आज़ाद कर देते हैं, ये शरीर यहीं का यहीं रह जाता, ये शरीर ख़त्म, सारे कष्ट ख़त्म। तो वो कह रहा है कि उस नींद के द्वारा, मौत की नींद के द्वारा हम ये सारे दुख दर्द ख़त्म कर देते हैं, जिनका उत्तराधिकारी ये शरीर होता है। फ्लैश का मतलब मांस होता है, लेकिन यहाँ फ्लैश का मतलब शरीर होता है। टिज अ कंज्यूमेशन डिवाउटली टू बी विश्ड, टिज ये है अ कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन आप टारगेट कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, पर्पस कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, यानी जो मौत है उसके लिए आया ये शब्द। टिज ये है अ कंज्यूमेशन मीन्स एक ऐसा उद्देश्य, डिवाउटली पवित्रता के साथ, टू बी विश्ड जिसकी इच्छा की जा सकती है, क्योंकि जीवन में, हर एक के जीवन में इतने सारे कष्ट हैं कि वो पूरी पवित्रता के साथ इच्छा कर सकता है मौत की, मरने की। टू डाई मर जाना, टू स्लीप सो जाना, टू स्लीप परचांस, टू ड्रीम सो जाना, शायद एक सपना देखने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि हम ये जो इस दुनिया में जी रहे हैं, हम वास्तव में सपना देख रहे हैं। हम मरने के बाद जब ये दुनिया से चले जाएंगे तब हमारी वास्तविक लाइफ शुरू होगी, या फिर जहाँ से हम आए हैं वो हमारी वास्तविक लाइफ थी, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये नहीं पता कि ये दुनिया वास्तविक है। जैसे आप मैट्रिक्स मूवी देखें तो वहाँ आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दुनिया वास्तविक है कि वो दुनिया वास्तविक है। तो ऐसा ही लगता है कि ये दुनिया में हम सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, या इस दुनिया से जाएंगे वो दुनिया सपनों की दुनिया है, या वो वास्तविक दुनिया है, कुछ समझ नहीं आता किसी को। और मैट्रिक्स मूवी देखने के बाद तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, देखी होगी जिन्होंने उन्हें मालूम होगा। तो टू डाई, टू स्लीप परचांस, टू ड्रीम यानी सोना और शायद सपना देखना। हाँ, देयर इज़ द रब, यहीं जाके तो एक परेशानी खड़ी होती है। यानी परेशानी कहाँ खड़ी होती है कि इस दुनिया से निकलने के बाद, यहाँ जब हम सो जाएंगे अपनी कब्र में जाकर, तब क्या होगा उसके बाद। देयर इज़ द रब, यहाँ पर वास्तविक परेशानी है। फॉर क्योंकि इन दैट स्लीप, उस नींद में, ऑफ डेथ मौत की, वॉट ड्रीम्स में कम, कैसे कैसे सपने आएंगे हमको। यानी ये एक सपना चल रहा है, अब इस सपने में, यानी ये जो लाइफ है हमारी, ये एक सपना है और इसमें हमें इतने कष्ट मिल रहे हैं, इतनी परेशानियाँ मिल रही। जैसे आप सो जाते हैं नींद में, कभी कभी आप देखते हैं ना कितना भयानक सपना होता है, और जब आप जग जाते हैं तब लगा हे भगवान, ये तो सपना ही था, कितना अच्छा हुआ। तो अब जब हम इस नींद में सोएंगे, मौत की नींद में, तो हमें क्या क्या सपने आएंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा। व्हेन वी हैव शफल्ड ऑफ, जब हम शफल्ड ऑफ माने झटक कर फेंक देंगे, दिस मॉर्टल कॉयल, इस मॉर्टल माने नश्वर, कॉयल होती है जो लपेटे, रैप होता है ना, लपेटे रहता है हमारी आत्मा को शरीर ने तो लपेटे रखा है, तो ये जो शरीर है वो आत्मा का मॉर्टल कॉयल है। तो ये जो शरीर का लपेटा है, ये जो नश्वर शरीर है, इसको जब हम झटक कर फेंक देंगे और गहरी नींद में सो जाएंगे, मौत की नींद में, तब हमको क्या क्या सपने आएंगे। मस्ट गिव अस पॉज, ये ही तो बात हमको पॉज कर देती है, हमको रोक देती है सुसाइड करने से। पता नहीं मौत के बाद की दुनिया कितनी भयानक होगी। इस दुनिया में हम कष्ट उठा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्या पता मरने के बाद, जो मौत के बाद की दुनिया है वो इससे भी ज़्यादा भयानक होगी। गालिब का एक शेर है, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो वही हाल है यहाँ पर कि बाद की दुनिया नहीं मालूम, इसलिए हम क्या करते हैं, मेक गिव अस अ पॉज, इससे हम ठहर जाते हैं। देयर्स द रेस्पेक्ट दैट मेक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, देयर्स द रेस्पेक्ट यानी यही वो रेस्पेक्ट है, यही वो सम्मान है, या फिर यही वो डर है, दैट मेक्स कैलेमिटी, जो कि
भयानक बना देता है। कैलेमिटी मीन्स दुर्भाग्य होता है। तो इस दुर्भाग्य को सहने के लिए, ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, इतने लंबे जीवन के दुर्भाग्य को सहने के लिए हमको बाध्य कर देता है, मजबूर कर देता है। केवल ये ख्याल कि यहाँ से जाने के बाद की दुनिया कैसी होगी। अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं हर धर्म में कि हमारे यहाँ स्वर्ग जाने वालों को स्वर्ग में इंद्र की अप्सराओं का नाच देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और कई जैसे इस्लाम में कहते हैं जन्नत जाएंगे तो वहाँ हूरें मिलेंगी। और भाई नर्क गए तो अब ज़्यादातर लोग तो यहाँ नर्क के ही भागी हैं ना। इतने अच्छे काम कौन करता है जो स्वर्ग जाएगा। और नर्क में तो बहुत, सभी किसी भी धर्म का नर्क हो, वहाँ का डिस्क्रिप्शन तो बड़ा ही भयानक है। तो इस बात से हम डरते हैं कि भैया वहाँ जाके क्या हाल होगा, गरम गरम कढ़ाई में खौलाया जाएगा हम लोगों को। फॉर क्योंकि हु वुड बियर, कौन बर्दाश्त करेगा, द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम। विप्स होते हैं कोड़े, स्कॉन्स माने तिरस्कार, ऑफ टाइम समय का। यह समय जो मारता है हम लोगों को, जो फटकार लगाता है, ये कौन बर्दाश्त करेगा। द ऑपरेसर्स रॉन्ग, ऑपरेसर अत्याचारी होते हैं, रॉन्ग उनके द्वारा किए गए गलत कार्य। तो जो अत्याचारियों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा किए गए गलत कार्य कौन बर्दाश्त करेगा। हमें से बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अन्याय बर्दाश्त कर रहे हैं, दुष्ट लोगों के अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कौन बर्दाश्त करेगा। द प्राउड मीन्स कॉन्ट्यूमली, द प्राउड माने घमंडी लोगों की, कंट्यूमली माने घृणा, नफरत, कौन बर्दाश्त करेगा। द पैंग्स ऑफ डेस्पाइज्ड लव, द पैंग्स माने दर्द, दुख, ऑफ डेस्पाइज्ड लव माने ठुकराए गए मोहब्बत की। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मोहब्बत ठुकरा दी जाती है, कहीं लड़कियां लड़कों को ठुकरा देती हैं, कहीं लड़के लड़कियों को ठुकरा देते हैं। तो वो दर्द बड़ा असहनीय होता है। तो वहाँ भी आपने देखा होगा कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और ये जितनी परिस्थितियाँ यहाँ दिखाई जा रही हैं, इनमें से इन परिस्थितियों को कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे ऑपरेसर्स रॉन्ग है, या प्राउड मैंस कंट्यूमली है, या फिर ये पैंग्स ऑफ डेस्पाइज्ड लव है। ये सब बुरी परिस्थितियां हैं जो कि अक्सर लोगों की ज़िंदगी में आती हैं। द लॉज डिले, कानून की देरी। आपने देखा होगा हम कोई भी मुकदमा डालते हैं तो उसमें सालों लग जाते हैं। कई बार डिसीज़न तब आता है किसी केस का जब जो वादी प्रतिवादी हैं दोनों की डेथ हो जाती है। तो कानून की देरी। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, इंसोलेंस बदतमीजी होती है, इंसल्ट होता है, अपमान होता है। ऑफ ऑफिस यानी अधिकारी लोगों की। आपने देखा होगा कि अधिकारी लोग अपने नीचे वाले लोगों के, अपने जो मातहत होते हैं उनको अक्सर डांटते रहते हैं, अक्सर उनका अपमान करते रहते हैं। और कई बार इस स्थिति में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कौन बर्दाश्त करेगा जो अफसर लोग हैं उनकी बदतमीज़ी को, उनके अपमान को। एंड द स्पंस, और फटकार को। दैट पेशेंट मेरिट ऑफ द अनवर्दी टेक्स, दैट जिसको के पेशेंट माने धैर्यवान, मेरिट माने योग्यता, ऑफ द अनवर्दी यानी नालायक लोगों से, टेक्स माने प्राप्त करती है। यानी अनवर्दी लोग हैं, नालायक लोग हैं जो हमें डांटने के काबिल नहीं हैं, जो हमको फटकारने के काबिल नहीं हैं, वो हमको फटकारते हैं, वो हमको डांटते हैं। तो कौन बर्दाश्त करेगा ये सब कुछ। अगर इन सब से छुटकारा पा सके वो सिर्फ एक सुसाइड करके। लेकिन करते क्यों नहीं है, बर्दाश्त क्यों करते हैं? क्योंकि मरने के बाद की दुनिया हमें नहीं मालूम। अगर वहाँ का पता चल जाए, कोई आके बता दे कि भाई वहाँ बड़े मज़े हैं, तो सब लोग यहाँ से फटाफट सुसाइड करके निकल लेंगे। When he himself might his quietus make, when जब he वो himself खुद, might his quietus माने अपनी खुद की शांति make बना सकता है। जब बंदा खुद अपनी शांति पैदा कर सकता है, यानी अपना बस ले ज़रा सा जहर खाया या गला घोटा, शांति मिल जाएगी सारे कष्टों से। और यहाँ कौन सा तरीका बताया, विद अ बेयर बोडकिन, बेयर माने नंगा, बोडकिन चाकू या तलवार छुरा। तो एक नंगी तलवार ली या छुरा लिया और अपना गला काट लिया, हो गई साहब शांति, सारे कष्ट खत्म हो गए। तो ये सब चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं, इन सब से बंदा एक झटके में, एक चुटकी में छुटकारा पा लेगा, एक नंगी तलवार से या छुरे से। लेकिन पता तो हो कि बाद की दुनिया बेहतर है कि नहीं है। Who would these fardels bear, यानी कौन ये
फाइडस माने बर्डन, बोझ। ये सारी चीज़ें ऊपर जो दिखाई गई हैं सब बोझ ही तो हैं, जीवन का बोझ ही तो है, हम सबके कंधे पर लदा हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा। तो कौन बर्दाश्त करेगा इतने सारे बोझ को? टू ग्रंट एंड स्वेट अंडर अ वियरी लाइफ। टू ग्रंट माने कराहना, एंड स्वेट माने पसीना बहाना, अंडर अ वियरी लाइफ एक थकाने वाले जीवन के नीचे। तो हर किसी के जीवन में इतना सारा बोझा है, इतना सारा पसीना बहा रहा है, हर कोई कराह रहा है, तो कौन कराहेगा, कौन पसीना बहाएगा? बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, बट लेकिन, दैट द ड्रेड माने डर, फियर, भय, ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, आफ्टर डेथ मौत के बाद। तो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने की ताकत हमको क्या देता है? वो डर जो मौत के बाद की दुनिया का है, हमें पता ही नहीं है। द अनडिस्कवर्ड कंट्री, द अनडिस्कवर्ड माने अज्ञात, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है। कंट्री वो देश है ना, वो देश जहाँ तुम चले गए, ना जाने कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जहाँ तुम चले गए। तो वो जो अनडिस्कवर्ड कंट्री है, वो जो अनजाना देश है जहाँ मरने के बाद लोग चले जाते हैं। फ्रॉम हुज बोर्न, हुज जिसकी, बोर्न माने सीमाओं से, यानी जिसकी सीमाओं के अंदर प्रवेश करने के बाद नो ट्रैवलर रिटर्न्स, कोई भी यात्री वापस ही नहीं आता, जाता है लेकिन वापस ही नहीं आता वहाँ से। पजल्स द विल, यही बात तो पजल कर देती है, परेशान कर देती है, द विल हमारी इच्छा को। एंड मेक्स अस रेदर बियर, और हमको मेक्स अस माने मजबूर कर देती है, रेदर अपेक्षाकृत, बियर माने बर्दाश्त करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए, दोज इल्स उन परेशानियों को, वी हैव जो हमारे पास हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हैं। देन फ्लाई बजाय भागने के, टू अदर्स उन दूसरी परेशानियों की ओर, दैट वी नो नॉट ऑफ जिनके बारे में हम नहीं जानते। 10 इस प्रकार, कॉन्शंस माने अंतरात्मा, मेक्स डज मेक मीन्स बना देती है, कवर्ड्स माने कायर, ऑफ अस ऑल हम सभी को। तो ये सोच के मरने के बाद की दुनिया क्या होगी, ये हमारी अंतरात्मा में चलती रहती है, हमारे दिमाग में चलती रहती है, और इसीलिए हम कायर बन जाते हैं और हम अपने जीवन को ख़त्म नहीं कर पाते, हम मरने का रिस्क नहीं ले पाते और सब कुछ बर्दाश्त करके भी जीते चले जाते हैं। एंड 10 और इस प्रकार, द नेटिव ह्यू, नेटिव माने ओरिजिनल यानी मौलिक, ह्यू माने कलर, रंग, ऑफ रिजोल्यूशन माने हमारी डिटर्मिनेशन का, हमारी दृढ़ता का। तो जो हम रिजोल्यूशन करते हैं, मरने का जो डिसीज़न लेते हैं, उसका रंग इज़ सिकलाइड ओवर माने फीका पड़ जाता है, वो बीमार सा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, पेल पीला, कास्ट माने छाया, ऑफ थॉट विचारों की। तो हम ये विचार करते हैं कि बाद की लाइफ कैसी होगी, तो विचारों की ये जो छाया है, पीली छाया है, ये हमारे रिजोल्यूशन को, हमारे डिसीज़न को, उसके रंग को फीका कर देती है। एंड एंटरप्राइजेस ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट विद दिस रिगार्ड देयर करेंट्स टर्न अवे। एंड एंटरप्राइजेस, और एंटरप्राइज होते हैं कोशिशें, ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट यानी बहुत ऊंची, और एंड मोमेंट वो जो क्षण होते हैं, जो वो जो पल होते हैं डिसीज़न के, विद दिस रिगार्ड इस तरीके से, इस संबंध में, देयर करेंट्स उनकी धार, टर्न अवे चली जाती है, यानी जो हमारा डिसीज़न है वो ख़त्म हो जाता है इन विचारों की वजह से। एंड लूज़ द नेम ऑफ एक्शन, एंड लूज़ और खो देते हैं, द नेम ऑफ एक्शन यानी कार्य का नामो निशान, यानी हम अमल नहीं कर पाते अपने डिसीज़न पर। मन में तो आता है कि मर जाएं, लेकिन उस पर हम एक्शन नहीं ले पाते, अमल नहीं कर पाते। किस वजह से? क्योंकि मौत के बाद की दुनिया के विचार हमको परेशान कर देते हैं। सॉफ्ट यू नाउ, अब तुम चुप हो जाओ, यानी अपने आप से कह रहा है। द फेयर ओफिलिया, देखो सामने खूबसूरत ओफिलिया है, निम्फ जलपरी, इन दाई ओरिजन्स अपनी प्रार्थनाओं में, बी ऑल माई सिंस रिमेंबर्ड मेरे सारे पापों को याद रखना।
ओफिलिया, गुड माई लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, हाउ डज योर ऑनर फॉर दिस मैनी अ डे, हाउ डज कैसे हो, योर ऑनर आप स्वामी, फॉर दिस मैनी अ डे इतने सारे दिनों से। हेमलेट, आई अमली थैंक यू, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। वेल वेल वेल, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। ओफिलिया, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई हैव रिमेम्बरेंसेस, मेरे पास निशानियाँ हैं, यादगारें हैं, ऑफ योर्स आपकी, दैट आई हैव लॉन्ग्ड, जिनको मैं चाह रही थी, टू रीडिलीवर, वापस करना, आई प्रे यू, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, नाउ रिसीव देम, अब आप उनको वापस ले लो, अपनी निशानियाँ, अपने तोहफे जो आपने मुझे दिए थे उनको अब आप वापस ले लो। हेमलेट, नो नॉट आई, नहीं मैं वापस नहीं लूँगा। आई नेवर गेव यू ऑट, ऑट माने कुछ भी, मैंने तुमको कभी कुछ भी नहीं दिया। ओफिलिया, माई ऑनर्ड लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, यू नो राइट वेल, आपको अच्छे से पता है, यू डिड, आपने दिया था, एंड विद दैम, और उनके साथ, वर्ड्स, आपने शब्द बोले थे, ऑफ सो स्वीट ब्रेथ, इतनी मीठी मीठी, ब्रेथ माने वैसे सांसें होती हैं लेकिन यहाँ पर आवाज़ है, इतनी मीठी मीठी आवाज़ में, कंपोज्ड, ढले हुए, एज मेड द थिंग्स मोर रिच, एज मतलब वो सब शब्द ऐसे थे, इतने मीठे थे, एज मेड कि उन्होंने बना दिया, द थिंग्स उन चीज़ों को, उन तोहफ़ों को, मोर रिच और भी ज़्यादा धनी, और भी ज़्यादा कीमती बना दिया, देयर परफ्यूम उनकी खुशबू, लॉस्ट खो गई है, टेक दीज अगेन, इसलिए अब आप उनको वापस ले लो, फॉर टू द नोबल माइंड, फॉर क्योंकि, टू द नोबल माइंड अच्छे दिलों के लिए, अच्छे मस्तिष्कों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, रिच गिफ्ट्स यानी कीमती तोहफे, वेक्स पुअर बेकार हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं, व्हेन जब, गिवर्स उनको देने वाले, तोहफा देने वाले, प्रूव साबित होते हैं, अनकाइंड निर्दयी, देयर माई लॉर्ड, ये लो मेरे स्वामी। हेमलेट, हा हा, आर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार हो। ओफिलिया, माई लॉर्ड, क्या कह रहे हो स्वामी। यहाँ ऑनेस्ट का मतलब वही वफादारी होता है, तो अब ओफिलिया तो वही कितनी अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की है, तो जब उससे हेमलेट ने बोला आर यू ऑनेस्ट, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रहे हो मेरे स्वामी। हेमलेट, आर यू फेयर, क्या तुम खूबसूरत हो। ओफिलिया, व्हाट मीन्स योर लॉर्डशिप, आपका मतलब क्या है स्वामी। हेमलेट, दैट, यही, इफ़ यू बी ऑनेस्ट एंड फेयर, कि अगर तुम वफादार हो और ख़ूबसूरत भी हो, योर ऑनेस्टी शुड एडमिट नो डिस्कोर्स टू योर ब्यूटी, तो तुम्हारी जो ईमानदारी है, शुड एडमिट नो डिस्कोर्स यानी उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, टू योर ब्यूटी तुम्हारी खूबसूरती से, यानी ईमानदारी और ख़ूबसूरती का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ओफिलिया, कुड ब्यूटी माई लॉर्ड हैव बेटर कॉमर्स देन विद ऑनेस्टी, तो मेरे स्वामी क्या खूबसूरती का कोई बेटर कॉमर्स यानी कोई बेहतर संबंध हो सकता है सिवाय ऑनेस्टी के, सिवाय वफादारी के, यानी जो खूबसूरत है लड़की उसको तो वफादार होना ही चाहिए, क्या उससे बेहतर उसके लिए कुछ हो सकता है। हेमलेट, आई ट्रूली, हाँ बिल्कुल हो सकता है, फॉर द पावर ऑफ ब्यूटी, क्योंकि जो ताकत है खूबसूरती की, विल सूनर ट्रांसफॉर्म, वो बहुत जल्दी बदल देगी ऑनेस्टी ईमानदारी को, फ्रॉम व्हाट इट इज़ जो वो है, टू अ बॉड, बॉड मतलब उच्छृंखलता होती है और बेवफाई होती है, देन द फोर्स ऑफ ऑनेस्टी, बजाय जो ईमानदारी की ताकत है, कैन ट्रांसलेट ब्यूटी, वो खूबसूरती को बदल सके, इनटू हिज लाइकनेस, अपनी तरीके से, यानी जो खूबसूरती है वो वफादारी को बेवफाई में बदल देती है, और लेकिन जो वफादारी है, जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, वो खूबसूरती को अपने रंग में नहीं रंग पाती, कहने का मतलब ये है।
यानी जो ईमानदारी है या वफ़ादारी है वो तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चाहे जिसके पास ईमानदारी और वफ़ादारी है, चाहे वो बंदा कितना भी बदसूरत हो, लेकिन अगर वो ईमानदार है ना, वफ़ादार है, तो वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो उसकी जो खूबसूरती है, जो वफ़ादारी और ईमानदारी की खूबसूरती है, वो अपने रंग में जो फिज़िकल ब्यूटी है उसको नहीं रंग पाती, लेकिन जो फिज़िकल ब्यूटी है वो वफ़ादारी को बहुत जल्दी बदल देती है, ऐसा कहना है हेमलेट का। दिस वॉज सम टाइम अ पैराडॉक्स। एक वक्त ऐसा था जब ये बात पैराडॉक्स हुआ करती थी, यानी विरोधाभासी हुआ करती थी। यानी ऐसा हुआ नहीं करता था कि खूबसूरत लड़कियां बेवफा भी हों। एक तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है वो ओफिलिया पर कि खूबसूरत लड़कियां बेवफा हों, ये एक वक्त पर पैराडॉक्स हुआ करता था, ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन नाउ, अब द टाइम गिव्स इट प्रूफ, वक्त इसका प्रमाण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है। आई डिड लव यू वंस, कभी मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। ओफिलिया, इंडीड माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। यू मेड मी बिलीव सो, आपने मुझे ऐसा यकीन तो दिलाया था, मुझे ऐसा विश्वास तो दिलाया था कि आप मुझसे मोहब्बत करते थे। हेमलेट, यू शुड नॉट हैव बिलीव्ड मी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना नहीं चाहिए था। फॉर वर्च्यू कैन नॉट सो इनोक्यूलेट आर ओल्ड स्टॉक, बट वी शैल रेलिश ऑफ इट। फॉर, क्योंकि, वर्च्यू गुण, कैन नॉट सो इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट का होता है मतलब किसी बुराई से दूर करना, बुराई को ख़त्म करना। तो जो वर्च्यू है, जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, वो बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते। आर ओल्ड स्टॉक, जो हमारी पुरानी बुराइयां हैं, यानी जो इंसानों के अंदर की पुरानी बुराई है उसको ख़त्म नहीं कर सकते अच्छे गुण। बट वी शैल रेलिश ऑफ इट, बल्कि हम इसका आनंद लेते हैं। आई लव्ड यू नॉट, मैंने तो तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। ओफिलिया, आई वॉज द मोर डिसीव्ड, मुझे ज़्यादा धोखा हुआ था। ये बड़ा एक फेमस स्पीच है ओफिलिया का, आई वॉज द मोर डिसीव्ड। और एक कोई बुक है द लेस डिसीव्ड, जो लिखी है फिलिप लार्किन ने। एक पोइट्री कलेक्शन है उसका, द लेस डिसीव्ड नाम से। तो वो टाइटल यहीं से लिया गया है। ओफिलिया कहती है आई वॉज द मोर डिसीव्ड, और फिलिप लार्किन के एक पोइट्री कलेक्शन का टाइटल है द लेस डिसीव्ड। तो मैंने ज़्यादा बड़ा धोखा खाया था स्वामी। हेमलेट, गेट दी टू अ ननरी, तुम जरा ननरी चली जाओ, मतलब कि नन बन जाओ, तुम ये दुनिया को छोड़ दो, संन्यास ले लो और नन बन जाओ। वाई वुडस्ट दाउ बी, तुम क्यों बनना चाहती हो ब्रीडर ऑफ सिनर, ब्रीडर माने पैदा करने वाली माँ, ऑफ सिनर मीन्स पापियों की, यानी तुम पापियों की माँ क्यों बनना चाहती हो। आई एम माई सेल्फ इनडिफरेंट ऑनेस्ट, और मैं खुद अच्छा खासा ईमानदार हूँ। बट यट, लेकिन फिर भी, आई कुड एक्यूज़ मी, मैं अपने आप को दोषी ठहरा सकता हूँ, ऑफ सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों का, दैट, के, इट वर बेटर, ये बेहतर होता, माई मदर हैड नॉट बोर्न मी, कि मेरी माँ ने मुझे पैदा ही नहीं किया होता। आई एम वेरी प्राउड, मैं बड़ा घमंडी हूँ। रिवेंजफुल, बदला लेने वाला हूँ। एम्बिशस, महत्वाकांक्षी हूँ। विद मोर ऑफेंसेस, यानी बहुत ज़्यादा बुरी काम हैं, बहुत सारे अपराध हैं। एट माई बैक देन आई हैव थॉट, यानी मेरे ऊपर, मेरे अंदर बहुत सारे अपराध भरे हुए हैं। देन आई हैव थॉट, जितना कि मेरे पास विचार हैं, टू पुट देम इन, उनको रखने के लिए, यानी मेरे अंदर बुराइयां इतनी सारी हैं कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास इतने थॉट्स नहीं हैं कि मैं उनको नाम दे सकूं। इमेजिनेशन टू गिव देम शेप, मेरे पास इतनी इमेजिनेशन भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, टू गिव देम शेप, कि उनको आकार दे सकूं। बुराइयां मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हैं, ऑफेंसेस इतने ज़्यादा हैं। और टाइम टू एक्ट देम इन, और ना ही मेरे पास पूरे जीवन में इतना वक्त है कि उन सब
बुराइयों के अनुसार मैं काम कर सकूं, उन पर अमल कर सकूं। What should such fellows as I do crawling? यानी क्या कर रहे हैं मेरे जैसे लोग, यानी मेरे जैसे लोगों का काम क्या है, क्यों है मेरे जैसे लोग। What should such fellows as I do crawling, यानी क्यों रेंग रहे हैं, क्रॉल माने रेंगना होता है, बिटवीन अर्थ एंड हेवन, धरती और आकाश के बीच में क्यों रेंग रहे हैं मेरे जैसे लोग। वी आर अरेंट नेव्स, अरेंट माने कंप्लीट, हम पूरे पूरे, नेव्स माने बदमाश हैं, हम पूरी तरीके से बदमाश लोग हैं, ऑल सभी। बिलीव नन ऑफ अस, हम में से किसी पर भी भरोसा मत करना। गो दाई वे, चली जाओ अपने रास्ते। टू अ ननरी, यानी नन बन जाओ। वेयर्स योर फादर, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। ओफिलिया, एट होम माई लॉर्ड, घर पर हैं मेरे स्वामी। अब देखिए ओफिलिया झूठ बोल रही है यहाँ पे जानबूझ के। वैसे ओफिलिया एक इनोसेंट सी लड़की है, लेकिन अब यहाँ पर उसके पिताजी हैं सामने, छिपे हुए हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन ये अपने पिताजी से डरती है, इसलिए ऐसा झूठ बोल रही है। एट होम माई लॉर्ड, घर पर हैं मेरे स्वामी। हेमलेट, लेट द डोर्स बी शट अपॉन हिम, तो फिर एक काम करना, दरवाजे बंद कर देना, यानी वो घर के अंदर हैं तो उसके ऊपर दरवाजे बंद कर देना। दैट, ताकि, ही में प्ले द फूल, वो बेवकूफ़ियाँ कर सके, नो वेयर, कहीं और नहीं, बट इन हिज ओन हाउस, सिवाय अपने खुद के घर के। फेयरवेल, अलविदा। ओफिलिया, ओ हेल्प हिम यू स्वीट हेवेंस। अब यहाँ हेमलेट तो चला गया, नहीं अभी कहाँ गया है, अभी तो है, नहीं गया। फेयरवेल बोला तो है लेकिन गया नहीं है। ओफिलिया, ओ हेल्प हिम, अरे उसकी मदद करना। यू स्वीट हेवेंस, तुम अच्छे, हेवन माने स्वर्ग, लेकिन यहाँ पर ईश्वर, हे ईश्वर उसकी मदद करना। हेमलेट, इफ़ दाउ डस्ट मैरी, अगर तुम शादी करोगी, आई विल गिव दी, तो मैं तुमको दूंगा, दिस प्लेग, प्लेग माने कर्स, ये अभिशाप, फॉर दाई डाउरी, तुम्हारे दहेज के रूप में। बी दाउ एज चेस्ट एज आइस, तुम चाहे इतनी पवित्र रहो जितनी कि आइस, बर्फ़ होती है। एज प्योर एज स्नो, स्नो भी बर्फ़ है। इतनी पवित्र हो चाहे जितनी कि बर्फ़ होती है। दाउ शैल नॉट एस्केप, तुम नहीं बच पाओगी। दाउ माने यू, शैल नॉट एस्केप, नहीं बच पाओगी। कैलमनी, बदनामी होती है, तो भी तुम बदनामी से नहीं बच पाओगी। ये श्राप मैं तुमको देता हूँ कि तुम चाहे कितनी भी पवित्र रहो अपने मैरिड लाइफ में, लेकिन तुम बदनामी से कभी नहीं बच पाओगी। इसलिए गेट दी टू अ ननरी, तुम जाओ, ननरी चली जाओ, यानी नन बन जाओ। गो, जाओ। फेयरवेल, अलविदा। और या इफ़ दाउ विल्ट नीड मैरी, अगर तुम्हें ज़रूरत आन पड़ी है शादी करने की, यानी तुम अगर शादी किए बिना नहीं रह सकती और तुम्हें ज़रूरी है शादी करना, तो मैरी अ फूल, एक बेवकूफ़ से शादी करना, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से शादी मत करना। फॉर, क्योंकि, वाइज मैन, बुद्धिमान लोग, नो वेल, अच्छे से जानते हैं, एनफ, पर्याप्त अच्छे तरीके से जानते हैं, वॉट मॉन्स्टर्स यू मेक ऑफ दैम, यानी किस तरीके से मॉन्स्टर यानी बेवकूफ़ या राक्षस, यू तुम, औरतें, मेक ऑफ दैम उनको बना देती हो। तो यहाँ मॉन्स्टर कई अर्थों में ये शब्द आ सकता है। एक तो जो औरतें हैं अपने पतियों को बेवकूफ़ बनाती हैं, या फिर उनको ककोल्ड बनाती हैं। ककोल्ड का मैंने कई बार आपको मीनिंग बताया है कि जिसकी बीवी बेवफा होती है उसके सिर पर सींग हो गए आते हैं और वो ककोल्ड कहलाता है। तो यहाँ मॉन्स्टर का वो अर्थ भी हो सकता है। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं कि तुम अपने पतियों को कैसे बेवकूफ़ बनाती हो, कैसे उनको जानवर बनाती हो, इसलिए तुम कभी बुद्धिमान से शादी मत करना, बेवकूफ़ आदमी से शादी करना। टू अ ननरी, को, जाओ तुम किसी ननरी में चली जाओ, जाके नन बन जाओ। एंड क्विकली टू, और बहुत जल्दी जाओ। फेयरवेल, अलविदा। ओफिलिया, ही इज़ एट होम माई लॉर्ड, वो घर पे हैं मेरे स्वामी। ये तो फिर से ऊपर वाला सेंटेंस रिपीट हो गया क्या। लेट हिम नॉट कम आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर मत आने देना। सो दैट, ताकि, ही मे प्ले द फूल नो वेयर एल्स बट इन हिज ओन हाउस, ये तो ऊपर वाला ही सेंटेंस है।
फेयरवेल, अलविदा। ओफिलिया, ओ हेवनली पावर्स, यानी हे देवताओं, रेस्टोर हिम, उसे वापस ठीक कर दो। हेमलेट, आई हैव हर्ड ऑफ, हाँ मैंने अच्छे से सुना है। योर पेंटिंग्स टू, तुम्हारी पेंटिंग्स माने जो बनावट है ना, चेहरे के ऊपर लोग चेहरा लगा लेते हैं ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, गाना भी सुना होगा आपने। तो मैंने सुना है ऑफ योर पेंटिंग्स, तुम्हारी पेंटिंग्स के बारे में, यानी तुम्हारे बनावटीपन के बारे में, वेल एनफ, अच्छे से। गॉड हैथ गिवन यू, ईश्वर ने तुमको दिया है, वन फेस, एक चेहरा, एंड यू मेक योर सेल्व्स, और तुमने अपने लिए बना लिया है, एनदर, एक और चेहरा। यू जिग, जिग माने नाचना होता है, एंड एम्बल मीन्स ठुमक कर चलना होता है। तो तुम ठुमक ठुमक कर चलती हो, तुम नाच नाच कर चलती हो। एंड यू लिस्प, लिस्प माने बनावटी तरीके से होठ मोड़ के बात करना, तो तुम बनावटी तरीके से बात करती हो। एंड निक नेम गॉड्स क्रीचर्स, एंड निक नेम, और नए नए नाम रखती हो ईश्वर के बनाए प्राणियों का। एंड मेक योर वॉन्टननेस, और अपनी वॉन्टननेस होती है उच्छृंखलता, यानी बदतमीजी, या फिर आप कहिए जो किसी एक के साथ नहीं रहती या लड़की या लड़के, वो वॉन्टन कहलाते हैं। तो ये जो तुम्हारी उच्छृंखलता है, इसको तुम योर इग्नोरेंस, अपने अज्ञान का नाम देती हो, है ना, करती हो जानबूझ के बदमाशी, यानी आज कल तक मुझसे मोहब्बत थी, आज मुझे छोड़ दिया, अगले दिन किसी और से मोहब्बत करोगी, ये वॉन्टननेस होती है, और इसको तुम अपनी अज्ञानता का नाम देती हो। गो टू, जाओ। आई विल नो मोर ऑन इट, अब मैं और इस विषय में बात नहीं करूँगा। इट हैथ मेड मी मैड, इसने मुझे पागल कर दिया है। आई से वी विल हैव नो मोर मैरिजेस, मैं तो कहता हूँ कि हमको अब इस दुनिया में शादियाँ करनी ही नहीं चाहिए, किसी की भी शादी होनी ही नहीं चाहिए। वी विल हैव नो मोर मैरिजेस। दोज दैट आर मैरिड ऑलरेडी, वो लोग जिनकी पहले से ही शादियाँ हो चुकी हैं, ऑल बट वन, वो सारे ही लोग सिवाय एक के, शैल लिव, जिएंगे। द रेस्ट शैल कीप एज दे आर, और बाकी लोग रहेंगे जैसे वो हैं, यानी जिनकी शादियां हो गई वो ठीक है, उनको रहने दो, लेकिन बाकी लोगों को अब शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए टू अ ननरी गो, जाओ एक ननरी में चली जाओ, यानी अब तो सबको परित्याग कर देना चाहिए, सबको संन्यास ले लेना चाहिए, इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, शादी वादी और ये गृहस्थ जीवन सब छोड़ देना चाहिए, जाओ ननरी में जाओ। एग्जिट, और ये कहता हुआ वो चला जाता है। ओफिलिया, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज़ हियर ओवरथ्रोन, अरे कितना नोबल मीन्स कितनी ऊंचे तरीके, अव्वल दर्जे का दिमाग आदमी, इज़ हियर ओवरथ्रोन, यहाँ नीचे गिर पड़ा है, धड़ाम से गिर पड़ा है। द कोर्टियर्स स्कॉलर्स आई टंग सोड, एक ऐसा इंसान जिसमें कोर्ट के सारे क्वालिटीज़ थे, एक अच्छे दरबारी के क्वालिटीज़ थी, स्कॉलर्स एक अच्छे विद्वान की सारी क्वालिटीज़ थीं, उसकी आँखें, उसकी जीभ, आइज़ आँखें, टंग जीभ, सोड तलवार, यानी उसकी जो बोलने का तरीका था कितना अच्छा हुआ करता था, उसकी नज़रें कितनी अच्छी हुआ करती थीं, उसकी तलवार कितनी अच्छी हुआ करती थी, यानी कोर्टियर की ये सारी क्वालिटीज़ हैं, स्कॉलर की ये सारी क्वालिटीज़ हैं, उनकी नज़र अव्वल दर्जे की होती है, वो बोलने में माहिर होते हैं, और जो कोर्टियर हैं वो सोड चलाने में, तलवार चलाने में माहिर होते हैं। तो जो इन सब चीज़ों में माहिर हुआ करता था, आज उसका क्या हाल हो गया है। द एक्सपेक्टेंसी एंड रोज ऑफ द फेयर स्टेट, द एक्सपेक्टेंसी माने जो उम्मीद था, एंड रोज़ और जो खिलता हुआ गुलाब था, ऑफ द फेयर स्टेट इस खूबसूरत राज्य का। द ग्लास जो आईना था, ऑफ फैशन फैशन का, एंड द मोल्ड ऑफ फॉर्म, एंड द मोल्ड और जैसे सांचे में ढला हुआ था, ऑफ फॉर्म माने उसका शरीर, यानी जो फिज़ीक उसकी इतनी अच्छी थी, शरीर की बनावट उसकी इतनी अच्छी थी, और फैशन का तो वो आईना था। द ऑब्जर्व्ड ऑफ ऑल ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स होते हैं देखने वाले, और ऑब्जर्व्ड जिसको देखा जा रहा है, यानी सब देखने वाले उसी को देखा करते थे। क्वाइट क्वाइट डाउन, एकदम एकदम नीचे गिर गया। एंड आई और मैं, ऑफ लेडीज़ महिलाओं में, लड़कियों में, मोस्ट डिजेक्ट सबसे ज़्यादा निराश हूँ, एंड रैचेड और
मैं बड़ी बदनसीब हूँ। दैट सक्ड द हनी, जिसने के शहद चखा था। ऑफ हिज म्यूज़िक वोज, उसकी मीठी मीठी कस्मों का, यानी उसने मेरे साथ मीठी मीठी बातें की थीं और उसकी इन शहद जैसी बातों को मैंने चखा था। नाउ सी, अब देखो, दैट नोबल एंड मोस्ट सॉवरेन रीज़न, वो नोबल माने श्रेष्ठ एंड मोस्ट सॉवरेन और बड़ा राजसी, सबसे ज़्यादा रॉयल राजसी, रीज़न माने बुद्धि वाला व्यक्ति, रीज़न माने तर्क होता है, विजडम या विट होती है, तो सबसे ज़्यादा रॉयल राजसी बुद्धि वाला आदमी, लाइक स्वीट बेल्स जेंगल्ड, जैसे कि स्वीट माने मीठी मीठी बजने वाली, बेल्स माने घंटियाँ, जेंगल्ड माने आपस में टकरा गई हों, आपस में गुथ गई हों, यानी जब घंटियाँ साथ साथ बजती हैं तो उनसे स्वीट साउंड निकलती है, लेकिन वो जब ऐसे ही बजने लगती हैं, इधर उधर आपस में गुथ जाती हैं, टकरा जाती हैं, तो वो जो आवाज़ निकलती है बड़ी ख़राब आवाज़ निकलती है। तो जेंगल्ड मीन्स आपस में जैसे वो एक दूसरे से उलझ गई हों। आउट ऑफ ट्यून एंड हार्श, तो वो आउट ऑफ ट्यून बज रही हों, यानी एक सुर में, एक लय में ना बज रही हों, एंड हार्श, और उनकी जो आवाज़ है बड़ी कर्कश कठोर आवाज़ हो, ऐसा हाल हो गया है। दैट अनमैच्ड फॉर्म, दैट वो, अनमैच्ड माने यूनिक, जिसके जैसा कोई और नहीं था, फॉर्म यानी आकृति यानी फिजिक, तो वो बंदा जिसके जैसी किसी और की फिजिक नहीं थी, यानी इतना खूबसूरत बंदा, इतना हैंडसम बंदा जिसके जैसा कोई और नहीं था, अनमैच्ड था वो। एंड फीचर्स ऑफ ब्लोन यूथ, एंड फीचर्स, और उसके जो फीचर्स थे, फिजिकल फीचर्स थे, वो ऑफ ब्लोन यूथ यानी खिलते हुए युवावस्था के थे। ब्लास्टेड विद एक्सटेसी, ब्लास्टेड माने बर्बाद हो गए हैं, विद एक्सटेसी माने पागलपन से। अब देखो पागलपन से कैसा बर्बाद हो गया है, कितना खूबसूरत बंदा था। ओह वो इज़ मी, अरे मैं तो बर्बाद हो गई। टू हैव सीन वॉट आई हैव सीन, हाय ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया। सी वॉट आई सी, देखो तो ज़रा मैंने क्या देख लिया। री एंटर किंग एंड पोलोनियस, अब राजा और पोलोनियस वापस प्रवेश करते हैं। किंग, लव प्यार, हिज अफेक्शंस उसकी भावनाएं, उसकी बातें, डू नॉट दैट वे टेंड, उस ओर इशारा तो नहीं करते, वो जो बातें कर रहा है ये प्यार तो नहीं है। नॉर वॉट ही स्पेक, नॉर ना ही, वॉट जो कुछ, ही स्पेक उसने बोला, दो हालांकि, इट लैग्ड इसमें कमी थी, फॉर्म यानी प्रॉपर फॉर्म की, प्रॉपर तर्क की, अ लिटिल थोड़ा सा, यानी उसकी बातों में थोड़ी सी समझदारी की कमी तो दिख रही थी, लॉजिक की कमी तो दिख रही थी। वॉज नॉट लाइक मैडनेस, लेकिन ये पागलपन सा तो नहीं लग रहा था। देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिज सोल उसकी आत्मा में, ओवर विच जिसके ऊपर, हिज मेलनकली उसकी उदासी, सिट्स बैठी हुई है, ऑन ब्रूड विचार करती हुई, आराम करती हुई, एंड आई और मैं, डू डाउट शंका है मुझे, शक है मुझे, द हैच यानी जब ये सेगी, यानी वो जो फाख्ता होती है या मुर्गी होती है वो अपने अंडों के ऊपर बैठती है, ब्रूड उसी के लिए आता है वैसे तो, वो जो बैठकर सेती है अंडों को, तो उसमें से बच्चा निकल कर आता है, चूज़ा निकल कर आता है। और यहाँ पर मेलनकली को एक फाख्ता या फिर एक मुर्गी के जैसा माना गया है कि उसकी आत्मा के अंदर कुछ है जिसके ऊपर मुर्गी की तरह या फाख्ता की तरह उसकी मेलनकली बैठी हुई है और वो ब्रूड कर रही है, यानी उसको से रही है। और मुझे शक है कि इसकी वजह से जो हैच यानी जो ये सेने के बाद यहाँ से निकलेगा, एंड द डिस्क्लोज, डिस्क्लोज यानी अंडा फोड़कर जैसे बच्चा निकलता है, अब ऐसे ही इसके अंदर से जो बाहर आएगा, विल बी सम डेंजर, वो कुछ ना कुछ बड़ा ख़तरनाक होगा। विच टू प्रिवेंट, विच जिसको के, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, आई हैव इन क्विक डिटर्मिनेशन मैंने बहुत जल्दी निर्णय लिया है, दस सेट इट डाउन ऐसा करने के, इस तरीके से इस बात को सुलझाने के,
ही शैल विद स्पीड टू इंग्लैंड, वो अभी तुरंत इंग्लैंड जाएगा, उसको मैं तुरंत इंग्लैंड भेजूंगा। फॉर द डिमांड ऑफ आर नेग्लेक्टेड ट्रिब्यूट, फॉर द डिमांड मांगने के लिए, ऑफ आर नेग्लेक्टेड ट्रिब्यूट यानी जो ट्रिब्यूट, जो श्रद्धांजलि अभी हमको नहीं दी गई है उसको मांगने के लिए मैं उसको इंग्लैंड भेजूंगा। हैप्पली शायद, द सीज समुद्र, एंड कंट्रीज डिफरेंट और अलग देश, विद वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स जिसमें के वेरिएबल माने अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स चीज़ें होंगी, लोग होंगे, अलग देश होगा, अलग वातावरण होगा। शैल एक्सपेल मीन्स निकाल कर फेंक देंगे, दिस समथिंग इस चीज़ को, सेटल्ड जो कि बैठ गई है, मैटर इन हिज हार्ट यानी जो भी बैठा हुआ मामला है, जो भी चीज़ उस बैठी हुई है, इन हिज हार्ट उसके दिल में। वेयर ऑन हिज ब्रेन्स स्टिल ब्रीदिंग पुट्स हिम दस फ्रॉम फैशन ऑफ हिमसेल्फ, वेयर ऑन जिसमें कि हिज ब्रेन्स उसका दिमाग, स्टिल बीटिंग यानी उसका जो दिमाग है हमेशा चलता रहता है किसी बात के ऊपर, पुट्स हिम दस उसको ऐसा बना दिया है, फ्रॉम फैशन ऑफ हिमसेल्फ यानी जो वो हुआ करता था, फैशन उसकी जैसी हुआ करती थी, उसका चाल चलन जैसा हुआ करता था, वहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया, वो चीज़ बाहर निकल जाएगी जब वो अलग देश में जाएगा, अलग वातावरण में जाएगा। वॉट थिंक यू ऑन इट, तुम इस विषय में क्या सोचते हो। पोलोनियस, इट शैल डू वेल, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बट येट डू आई बिलीव, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास ये है। द ओरिजिन एंड कमेंसमेंट, द ओरिजिन मीन्स जन्म, एंड कमेंसमेंट और शुरुआत, ऑफ हिज ग्रीफ उसके दुख का, स्प्रंग फ्रॉम निकला है, पैदा हुआ है, नेग्लेक्टेड लव यानी नेग्लेक्टेड प्यार से, यानी उपेक्षा जिस प्यार की हो गई, जिसको ठुकरा दिया गया, जिस मोहब्बत को, तो ठुकराई हुई मोहब्बत से ही उसका ये दुख निकला है, ये मुझे लगता है। हाउ नाउ ओफिलिया, कैसी हो ओफिलिया। यू नीड नॉट टेल अस, तुम्हें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉट लॉर्ड हेमलेट सैड, के प्रिंस हेमलेट ने यानी राजकुमार हेमलेट ने क्या कहा था। वी हर्ड इट ऑल, हमने ये सब सुन लिया था। माई लॉर्ड मेरे स्वामी, डू एज यू प्लीज़, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। बट इफ़ यू होल्ड इट फिट, लेकिन अगर आप इसको सही माने तो, आफ्टर द प्ले नाटक के बाद, लेट हिज क्वीन मदर उसकी जो रानी माँ हैं, ऑल एलोन एंड ट्रीट हिम उन्हें अकेले में उससे बातचीत करने दीजिए, कोशिश करने दीजिए, टू शो हिज ग्रीफ कि वो उनको अपना दुख बताए, दिखाए। लेट हर बी राउंड विद हिम यानी वो बी राउंड का मतलब वो फ्रैंक हों यानी क्लियरली उससे पूछें, तो लेट हर बी राउंड विद हिम, तो लेट हर बी फ्रैंक विद हिम यानी वो स्पष्ट रूप से उससे पूछें कि भाई बात क्या है, तुम ऐसे क्यों हो गए हो। एंड आई विल बी प्लेस्ड, और मैं वहाँ पर रखूँगा, अपने आप को छिपाऊँगा, सो प्लीज़ यू अगर आप खुश हों, इन द ईयर यानी सुनने के लिए, ऑफ ऑल देयर कॉन्फ्रेंस उनकी सारी बातचीत को वहाँ पर मैं खड़े होकर सुनूँगा। इफ़ शी फाइंड हिम नॉट, अगर वो उसकी कारण पता नहीं लगा पाती हैं, उसकी वास्तविकता को, उसकी रियलिटी को पता नहीं लगा पाती, द इंग्लैंड सेंड हिम, तो फिर उसको आप इंग्लैंड भेज दीजिएगा। और कन्फाइन हिम, या फिर उसको कैद कर दीजिएगा, वेयर जहाँ कहीं भी, योर विजडम बेस्ट शेल थिंक, आपकी बुद्धिमानी के उसको बेस्ट तरीके से यानी जो सबसे अच्छा लगे, आपकी सोच के अनुसार जो सबसे अच्छा हो वो तरीका आप अपनाइएगा, चाहे तो उसको इंग्लैंड भेज दीजिएगा, चाहे कहीं भी कैद कर दीजिएगा। किंग, इट शैल बी सो, हाँ ये ऐसा ही किया जाएगा। मैडनेस पागलपन, इन ग्रेट वंस महान लोगों में, मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो यानी बिना देखे नहीं जानी चाहिए, मतलब कि नज़र रखी जानी चाहिए। अगर कोई महान आदमी पागलपन दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं प्रोवर्बियल सेंटेंस कहलाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी जो बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, अच्छे खासे
बुद्धिमान लोग हैं वो जब पागलपन दिखाएं तो समझ लो कोई ना कोई गड़बड़ है। मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो, वॉच माने नज़र रखना, और अनवॉच्ड जिस पे नज़र नहीं है, और मस्ट नॉट गो यानी नहीं जाना चाहिए, यानी उन पर नज़र रखी जानी चाहिए। दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाते हैं। नॉट यहाँ पर आ गया और अनवॉच्ड ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो उन पर नज़र रखी जानी चाहिए। और एक्सिएंट ये चले गए और ये सीन यहाँ पर समाप्त हुआ, और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।